Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel Study Time. So हम लोग आजकल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 5 क्लास 10 का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। और उसमें अभी तक हमने न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है उसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम नया टॉपिक लेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि रेस्पिरेशन है दो तरह से हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सो आई होप आपको जो प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किए थे, आपकी टेक्स्ट बुक से ही थे वो, तो आप लोगों ने उन सबको सॉल्व किया है और न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आज हम जो करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? रिलीज़ ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन एक होता है, देखिए दो टर्म्स होते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। इनहेलेशन मतलब हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, एयर को हम खींचते हैं अपने नोज़ से, नॉस्ट्रिल से हम अंदर लेते हैं हवा। और एक्सहेलेशन मतलब जो एयर वापस आती है बाहर वो, तो एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एक्सहेलेशन को बोलते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे ये इसका डायरेक्ट रिलेशन न्यूट्रिशन से है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है हम जो फूड हम लेते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो उसी से है ये रिलेटेड कि रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है? सेल में रिलीज़ होती है। और जो हम जैसे डाइजेशन होता है फूड का, डाइजेशन के बाद में न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हो जाते हैं। और हमने जैसे पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट है उससे ग्लूकोज जो उसका न्यूट्रिएंट है वो फिर एब्जॉर्ब होगा। यानी जो लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होता है उनका उस डाइजेशन के बाद में उन सब का ब्रेकडाउन हो जाता है, एकदम स्मॉल मॉलिक्यूलर लेवल में वो आ जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज रिलीज़ होता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स, और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग जो होती है वो वाइलीज होते हैं, उससे सरफेस एरिया बढ़ता है एब्जॉर्प्शन का और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ है, इसका क्या होता है? ये जब सेल्स में पहुंचता है तो सेल में हमें मालूम है कि जैसे ये एक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा और ये पूरा साइटोप्लाज्म है। तो सेल में जब ग्लूकोज जाता है अंदर तो साइटोप्लाज्म में उसका ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज के और थोड़ा जो ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल होता है इसमें, उसके अंदर भी ब्रेकडाउन होता है। तो स्टेप वाइज होता है। तो इससे एटीपी नाम की जो एक केमिकल सब्सटेंस बनता है, एटीपी है, वो है एनर्जी। वो एनर्जी फिर काम में आती है दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने में, राइट। तो पाथवेज बोलते हैं इसको, रिलीज ऑफ एनर्जी इन स्टेप वाइज मैनर। और रेस्पिरेशन वो होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन आवर लास्ट सेक्शन। द फूड मटेरियल taken in during the process of nutrition is used in the cells to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water, and some use other pathways that do not involve oxygen. तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ब्रीदिंग में जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स में उस एयर से जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोली में एब्जॉर्ब हो जाती है। एल्वियोली में एब्जॉर्ब होने के बाद में वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, और जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में। हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस बनाता है और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। एक बार वो ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे भी हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
वहाँ पे जब ये ऑक्सीजन जब पहुँचता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये बनाता है। एक बार सेल के अंदर पहुँच के फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा और फिर बाकी जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में फिर इस तरह से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है सेल में। अब इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट इज़ इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड। और दूसरा जो टाइप होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे यहाँ पे है एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे ईस्ट है, वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि फर्मेंटेशन क्या होता है। ईस्ट जो होता है ब्रेड बनाने में ईस्ट को काम में लिया जाता है। ईस्ट ऑक्सीजन की एब्सेंस में शुगर का ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो उसमें जो एटीपी के नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. So, but in all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6-carbon molecule, into a 3-carbon molecule called pyruvate. ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, राइट। तो 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज, और उसका इनिशियल ब्रेकडाउन होता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको कहते हैं पायरूवेट। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर पायरूवेट बनता है। एंड further the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. Since this process takes place in the absence of air, it is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. Mitochondria सेल ऑर्गेनल है, और उसके अंदर जो सेकेंड स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का जो सेकेंड स्टेप होता है वो उसमें होता है। एंड this process breaks up the 3-carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide, and the other product is water. Since this process takes place in the presence of air, it is called aerobic respiration. The release of energy in this aerobic process is a lot greater than the anaerobic process, क्योंकि जो ATP का नंबर होता है वो aerobic respiration में ज़्यादा होता है, right? So sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. देखिए आप इसको देखिए, इसको समझिए आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6। साइटोप्लाज्म में उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पायरूवेट। अब पायरूवेट का आगे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में फिर फर्दर एक्शन होता है पायरूवेट पर। अगर जैसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जैसे ईस्ट है, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरूवेट का ब्रेकडाउन होता है और उससे बनता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है।
एंड सेकेंड है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स। कई बार क्या होता है, हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर हम बहुत दौड़ते हुए आते हैं तो हम हाफ जाते हैं, तो तब क्या होता है, हमारी जो इनटेक है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हम जल्दी जल्दी से ब्रीद इन करने लगते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हवा ज़्यादा से ज़्यादा हम हवा लेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लेने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो सेल्स में ऑक्सीजन यूज़ अप हो जाती है, राइट, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम बहुत थक जाते हैं, हम दौड़ते हुए आते हैं, हम थक जाते हैं, तो हमारी सेल्स को ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ती है, तो हमें बॉडी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो सारी यूज़ अप हो जाती है। हमारी ब्रीदिंग फास्ट होती है क्योंकि हमें उस लैक ऑफ ऑक्सीजन को कंपनसेट करना होता है। हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिले। तो ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और उस कम ऑक्सीजन में जब ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तब एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है लैक्टिक एसिड प्लस फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सेल्स में, तब लैक्टिक एसिड बनता है, और यही वजह है कि हमें क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में। कई बार आपने ये फील किया होगा कि आप बहुत जल्दी चलते हुए आ रहे हैं या दौड़ते हुए आ रहे हैं, आप हाफ जाते हैं और मसल में, पाँव के मसल्स में एकदम टाइटनेस फील होती है, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कम ऑक्सीजन हो जाती है, और उस स्टेट में भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल, राइट। तो इसलिए क्रैम्प्स का आने का मतलब लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो चुका है। और जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है, जब ऑक्सीजन भी बहुत ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, सारे सेल्स में ऑक्सीजन भी मिल रही है, इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर, और एनर्जी रिलीज़ होती है। अगेन एनर्जी, यहाँ पे सब जगह एनर्जी जो है ये ATP के फॉर्म में ही रिलीज़ होती है। सो दिस इज़ नोन एज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो तीनों में प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड बनाते टाइम जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, उसी वजह से जो ब्रेड का जो आटा होता है वो फूल जाता है। आई जस्ट रिकॉल इट कि कैसे ब्रेड, ये अपने 9th में भी पढ़ा है कि ब्रेड बनाते टाइम 9th में या अपने 8th में भी शायद इसको पढ़ा है कि कैसे होता है। उसमें हम जो आटा लेते हैं, व्हीट फ्लोर या मैदा, उसमें हम पाउडर्ड ईस्ट होता है वो ऐड करते हैं, थोड़ा शुगर ऐड करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं, और उसको फिर पानी के साथ में उसको डो को जो आटा होता है उसको गूंद लिया जाता है, और उसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। तब जब ये रेस्टिंग फेज़ होता है, तब थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे, हाफ एन आवर बाद उसको देखेंगे, तो वो आटा अपने साइज़ से डबल हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो ईस्ट है, ईस्ट को हम एक्टिवेट कर देते हैं, और जब हमने शुगर भी ऐड की है तो शुगर जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, एंड इथेनॉल। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एयर स्पेसेस बन जाती है, एयर पॉकेट्स बन जाती है डो में, और उसकी वजह से वो स्पॉन्जीनेस बनता है। और उस डो को हम एक मोल्ड में डाल के और हम बेक करेंगे, तब क्या होगा, इथेनॉल बेकिंग के टाइम पे उड़ जाती है, लेकिन जो एयर स्पेसेस हैं वो और ज़्यादा फ्लैटन अप हो जाती हैं, और इस तरह से ब्रेड जब बेक होके बाहर निकलती है ओवन से, तब हम उसको काटते हैं स्लाइसेस को, तो उसमें हम देखते हैं कि एयर स्पेसेस हैं, राइट। तो ये इस तरह से, जैसे ये एक ब्रेड की स्लाइस है, तो हम इसमें देखेंगे इस तरह से छोटे बड़े एयर के स्पेसेस रहते हैं। तो ये जो एयर स्पेसेस हैं और ये स्पॉन्जी टेक्सचर है ब्रेड का, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है, और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ना व्हाट इज़ दिस ATP? ATP को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
So ATP is the energy currency for most cellular processes. सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तब फिर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इस केमिकल फॉर्म में होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो ये इसकी रिएक्शन है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा इसमें, और ये एडीपी एंड इसमें जुड़ जाएगा ये फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बन जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल्स देन यूज दिस एटीपी टू डिराइव द रिएक्शंस drive the reactions. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoules per mole is released. Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses, and many other activities. बोलने का मतलब ये है कि जो बैटरीज़ हम यूज़ करते हैं, बैटरीज़ को हम कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं उसकी एनर्जी को. इसी तरह से हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो जो बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है हम उसको उसमें काम में ले सकते हैं. तो ये सब नेचुरल तरीके से अपने आप से होता रहता है. तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट रेस्पिरेशन मीन्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. These are two different things. Breathing is just the intake of oxygen and release of carbon dioxide by inhalation and exhalation. और रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट. और ईस्ट में इसी तरह फर्मेंटेशन होता है, उसमें भी एनर्जी रिलीज़ होती है, कम अमाउंट में होती है. So this is what was today's topic was all about. तो ये था respiration के बारे में. I hope it is clear to you all. अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है. पहले तो हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इन द नेक्स्ट सेशन विल बी टेकिंग दिस टॉपिक. सो आई विल क्विकली रिवाइज इट वंस अगेन फॉर यू ऑल. और इसमें ये जो आपकी एक्टिविटी है रेस्पिरेशन, ये पेज नंबर 87 में रेस्पिरेशन में दो एक्टिविटीज़ दे रखी है, 5.4 एंड 5.5. 5.4 में ये क्या है, दिस इज़ दो सेटअप है. हमने एक में लाइम वाटर लिया है और एक पिस्टन या पिचकारी ली है, और उसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या होता है लाइम वाटर में, इसका कलर कैसे चेंज होता है, कितना टाइम लगता है. और जो सेकंड सेटअप है उसमें हमने टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया है, एक ग्लास की ट्यूब ली है, और अपने माउथ से उसमें एयर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे उसमें हवा पास कर रहे हैं. तो हम देखते हैं कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, राइट. सो एयर इज़ बीइंग एक्सेल्ड इनटू द लाइम वाटर. हम उसमें एक्सेल कर रहे हैं, जैसे इनहेलेशन एक्सेलेशन ब्रीदिंग में होता है. एक्सेल करना मतलब जो सांस हम छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हम मुंह से वो एक्सेल कर रहे हैं और इसमें बबल्स देखेंगे, और इसमें तो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, राइट. सो और इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये नोट करना है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की इन बोथ द केसेस, किसमें जल्दी हो जाएगा. अब आप ये सोचिए कि नेचुरल तरीके से जब हवा इसमें आ रही उसमें लाइम वाटर मिल्की होगा जल्दी, या फिर इस केस में बी में होगा लाइम वाटर जल्दी मिल्की होगा. सो अमाउंट मतलब ये आपको पता करना है, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर से देंगे कि ए और बी दोनों सिचुएशन में कौन से केस में लाइम वाटर जल्दी मिल्की होगा, और इससे हमें क्या पता चलता है. ओके, देन इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द आंसर. एक्टिविटी 5.5 है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट विल टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस. हमें कोई भी फ्रूट जूस लेना है या शुगर सॉल्यूशन लेना है और उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल देना है.
टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद 1 होल्ड कॉर्क। एक कॉर्क से उसका टेस्ट ट्यूब का मुंह बंद कर देंगे, लेकिन उसमें एक होल रहेगा। फिट द कॉर्क विद बेंट glass tube। Dip the free end of the glass tube into the test tube containing freshly prepared lime water। और जैसे वो जो ग्लास ट्यूब होगी उसका जो एक दूसरा फ्री एंड होगा उसको हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसमें डाल देंगे जिसमें कि लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है। What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? What does this tell us about the product of fermentation? राइट, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है और इसमें भी आपको ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं कि एक्टिविटी 5.5 का जो क्वेश्चन है ये कि फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जैसे 2 टेस्ट ट्यूब लिया हमने, एक में हमने फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन रख दिया, उसमें थोड़ा सा ईस्ट का पाउडर डाल दिया है और उसको हमने सील कर उसको कॉर्क लगा दिया जिसमें एक होल है। उस कॉर्क में हमने एक ट्यूब ग्लास की ट्यूब डाल देंगे और बेंट ग्लास ट्यूब जो होती है जिसका एक एंड फ्रूट जूस में डिप्ड होगा और दूसरा फ्री एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब में डिप कर देंगे जिसमें कि लाइम वाटर है। राइट, और हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि लाइम वाटर का कलर कैसे चेंज होता है, कितना टाइम लगता है चेंज होने में और क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लाइम वाटर टर्निंग मिल्की। राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि एक्टिविटी 5.5 में जो क्वेश्चन पूछा है कि फर्मेंटेशन, ईस्ट है तो फर्मेंटेशन होगा तो उससे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। राइट, सो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड दिस इज़ आज के टॉपिक में आज की क्लास में हमने बस इतना पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन एंड पाथवेज। राइट, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक वंस अगेन 5.3, इसको आप पढ़ लीजिए और इसको लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। बाय चिल्ड्रन, सो टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। We'll meet in the next session again. Bye. And please don't forget to like, share and subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you for attending the session.